नमस्कार। इलेक्ट्रोहोपैथी के इस एपिसोड के 25वें क्रम में मैं आपके बीच हूँ। अभी इस कार्यक्रम में आने से पहले मेरे पास एक वीडियो भेजा गया और उस वीडियो को वेबिनार के नाम से आज से क्लास चलाने वालों ने मेरे पास भेजा। बड़ी तीखी आलोचना उन्होंने मेरे क्लास की कि मैं एक कमरे में बैठ कर के पढ़ाता हूँ और बायोलॉजी लोगों को पढ़ाता हूँ, डॉक्टर बनाता हूँ, ऑनलाइन क्लास चलाता हूँ और बंद कमरे में इलेक्ट्रोहोपैथी के क्लास को पढ़ाना ये डींग मांग हाँकना है। पहली बात तो ये है कि जितनी उनकी उम्र है, अगर उसमें उनका बचपना निकाल दिया जाए, वो अपनी उम्र 43 वर्ष बताते हैं और बचपन की उम्र हम 15 से 16 साल मान लेते हैं। तो जितनी उनकी उम्र है, अगर उसमें से उनका बचपन निकाल दें तो जितना उनके लाइफ का शेष भाग बचा, उतने दिन मैंने इलेक्ट्रोहोपैथी में अपनी सेवा की है। उनके पिताजी की उम्र तो मैं मान सकता हूँ कि वो मेरे सीनियर हैं, मैं उनका आभारी भी हूँ, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो मेरे इस क्लास को ये कहे कि मेज कुर्सी लगा करके बंद कमरे में ऑनलाइन क्लास लेना और डींग हाँकना, ये इलेक्ट्रोहोपैथी नहीं हो सकती। उन्होंने पहला पॉइंट कहा। दूसरा पॉइंट उन्होंने ये कहा कि जो लोग बायोलॉजी नहीं जानते या जो लोग बायोलॉजी के जानकार नहीं हैं, उनको आप बायोलॉजी पढ़ा करके बायोलॉजी का ज्ञान क्यों दे रहे हैं? ऐसे लोगों को डॉक्टर बनना नहीं चाहिए था। तो मेरा उन्हीं से सवाल है कि उन्होंने बायोलॉजी कितनी पढ़ी है, बिल्कुल स्पष्ट बताएं कि उनके पास बायोलॉजी का ज्ञान कितना। उन्होंने लाइफ साइंस की बात की कि लाइफ साइंस जो जानता है वो सब जानता है। लाइफ साइंस की परिभाषा आप हमें बताएंगे? मैं एमएससी इन जूलॉजी हूँ और लाइफ साइंस कानपुर यूनिवर्सिटी ने पहली बार चलाया था। जब लाइफ साइंस का सिलेबस चलाया गया था तो मुझे याद है कि सन 83-84 में लाइफ साइंसेस का पहला कोर्स कानपुर यूनिवर्सिटी में आरंभ हुआ था। लाइफ साइंस की डिफिनेशन ही हमको बताएंगे? अगर बता दें तो बड़ी अच्छी बात है। लाइफ साइंस को आपने क्या समझा है? दूसरी चीज, आप ये कह रहे हैं कि जो जीव विज्ञान नहीं जानते, बायोलॉजी नहीं जानते, उनको डॉक्टरी में आना ही नहीं चाहिए था, उनको आप समझाना ही नहीं चाहिए। आप उन लोगों को समझाइए जो बायोलॉजी के जानकार हैं। जरा मैं इनसे पूछता हूँ और ये अपने अपने सीनियर से कंसल्ट करें और ये बताएं कि इलेक्ट्रोहोपैथी में वास्तव में विज्ञान के कितने जानकार आए हुए हैं। सबकी मजबूरियां इलेक्ट्रोहोपैथी में लेकर के उन्हें आई थी, चाहे वो सीनियर रहे हो, चाहे वो जूनियर रहे हो, चाहे हम रहे हो, चाहे ये स्वयं भी रहे हो। जो आज इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं, पीछे से अपने फोटोग्राफ्स लगा करके और सामने से वीडियो कैमरे के की फोटोग्राफी को कर करके वेबिनार का नाम दे करके और इलेक्ट्रिक तार के टच करने की बातें कर रहे हैं, मैं इनके सिद्धांत को मान लेता हूँ कुछ देर के लिए। लेकिन जब पूरा का पूरा देश, पूरा का पूरा विश्व इलेक्ट्रोहोपैथी में कह रहा है कि लिम्फ और ब्लड में होने वाला कोई भी अस्थायी परिवर्तन रोग है, तो इन्होंने अभी एक नई परिभाषा दी। मैंने नोट किया इनकी बात को। इन्होंने लिखा है लैक ऑफ एनर्जी इज डिजीज। बॉडी में लैक ऑफ एनर्जी रोग है। लैक ऑफ एनर्जी, एनर्जी से रोग हो रहा है तो लैक ऑफ एनर्जी, तो फिर आप फूड प्रोडक्ट दीजिए, कंप्लीमेंट्री फूड दीजिए, रोग आपका सही हो जाएगा। फिर आपको एनर्जी के से बाहर भटकने की जरूरत क्या है? फिर आप धूप में बैठा दिए, सूर्य की भी एनर्जी ले लीजिए, भोजन से आप एनर्जी दे दीजिए, आप एनर्जी के इंजेक्शन दे दीजिए, आप एनर्जी, हाई एनर्जी के प्रोडक्ट आप दे दीजिए। यही तो आप कर सकते हैं। अगर आप ये कहते हैं लैक ऑफ एनर्जी इज डिजीज, यानी रोग आप बता रहे हैं कि ऊर्जा के घट जाने से शरीर में रोग हो जाता है। और मैं ये कह रहा हूं कि कोशिकाओं की एफिशिएंसी घट जाती है, उनके अंदर काम करने वाले एंजाइम्स की पूर्ति कम हो जाती है, इस नाते शरीर रोगी हो जाता है। जब पूरा विश्व मान रहा है कि इलेक्ट्रोहोपैथी में लिम्फ और ब्लड में होने वाला दोष ही रोग है, तो अब लैक ऑफ डिजीज एक नया परिभाषा ये पूरे विश्व पटल पर लाके रखना चाहते हैं। और ऊपर से ये कह रहे हैं कि मैं सिन्हा अनुसंधान जो है अपनी स्पेशलिटी शो नहीं करना चाहता, अपनी बात को आगे रखना नहीं चाहता, ये केवल लोगों को बताना चाहता है। इन्होंने एक शब्द और कहा कि CDRI के जो वैज्ञानिक हैं, प्रधानमंत्री से मिलना आसान है लेकिन उन वैज्ञानिकों से मिलना बहुत कठिन काम है। हमें इस बात की बताइए,
आयुर्वेद को जब मान्यता मिली थी मेरे भाई, होम्योपैथी को जब मान्यता मिली थी, तो क्या तब CDR आई था? उस समय नहीं था क्या? उस समय भी था। अपने अपने विशिष्ट गुणों के कारण, अपने अपने विशिष्ट लक्षणों के कारण, अपने अपने विशिष्ट स्पेशलिटी के कारण ही इन चिकित्सा पद्धतियों को सरकार ने मान्यता दी थी। न उसने कोई हाई लेवल कमेटी बनाई थी, न उसने कोई हाई लेवल का एक्सपेरिमेंट करवाया था। केवल उनकी बातों को देखा, सोचा, समझा और जनमानस से उसकी आवाज निकली कि एक पैथी है, इसकी आवश्यकता है समाज को। तो उस पैथी को जब समाज को आवश्यकता थी तो सरकार ने उसको मान्यता दिया। इन्होंने एक शब्द और कहा कि मैं अपने ग्रेगनाल फोर्ड की कंपाउंड को हमसे लोग पूछ रहे हैं, मैं क्यों बताऊं? मैं आपसे कहां जानना चाह रहा हूं कि आप क्यों बताएं? आप मेरे सवाल को गलत अर्थ में क्यों ले जा रहे हैं? मैं नहीं जानना चाहता आपने उसमें क्या दिया है। मैं तो ये कह रहा हूं कि दर्द में अगर आप कैंसर के दर्द को ठीक कर सकते हैं तो अनिल श्रीवास्तव के पास भी वो फार्मूले हैं कि मैं दर्द को ठीक करता हूं। ये अलग बात है कि आप सिर्फ कैंसर के नाम वाले रोग को के दर्द का दावा करते हैं कि ठीक करने का। और मैं ये कहता हूं कि शरीर में होने वाले किसी भी घाव में या किसी भी चोट में होने वाले एब्सेस में कोई भी दर्द अगर होता है और दर्द में रोगी छटपटाता है, उसको पेन होता है, तो उसकी दवाइयां इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में बिल्कुल हैं और वो हम लोगों ने करके देखा है अपने 25 साल, 36 साल, 30 साल में। और एक चैलेंज आपको मैं कर रहा हूं, आपने सिर्फ ग्रेगनाल फोर्ड का ही प्रयोग क्यों किया? आपने ठीक है एक रोग पकड़ा, क्या उसके पहले और गंभीर रोग नहीं थे? चलिए मैं आपको एक रोग देता हूं और मैं अपनी एक स्पेशलिटी आपको बताता हूं। हीमोफीलिया नाम की बीमारी पर अब तक मेडिकल साइंस ने, एलोपैथी में भी इतनी महंगी दवाएं हैं और वो भी कारगर नहीं है। लेकिन मैं हीमोफीलिया के 122 रोगियों के खानदान की हिस्ट्री वाले रोगी को, जिसके परिवार में 122 रोगी थे हीमोफीलिया के, उस हीमोफीलिया रोगी के रोग को पिछले 17 वर्षों से मैं ठीक करके रखे हूं और उसका दावा है, रिकॉर्ड है। वो रोगी भी आज है और वो परिवार भी आज है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के दवाओं से ठीक होकर के। और हमने और रमाशंकर जी ने मिलकर इस पर प्रयास किया था और हीमोफीलिया पे एक नया फार्मूला बनाया था। चलिए मैं भी नहीं बताता कि हीमोफीलिया मैंने क्या दिया। जरा आप हीमोफीलिया के किसी एक रोगी के लक्षण ले लीजिए और उसकी दवा बता दीजिए हमको, और आप जो दवा बता रहे हैं वो प्रयोग किया जाए हीमोफीलिया पर। रोगी मैं आपको दूंगा, हमारे पूर्वांचल में हीमोफीलिया के बहुत रोगी हैं, मैं आपको प्रमाण के साथ दूंगा कि ये हीमोफीलिया का रोगी है। आप जरा उस पर प्रयोग करके दिखा दीजिए। उम्र के आधार पर मेडिकल प्रोफेशन में सीनियर और जूनियर की एक अनुशासित परिभाषा है, सम्मान देने और लेने का। ये अहंकारी भाषा बोलना बंद करिए आप। ईश्वर ने संयोग से आपको इस स्थिति में पहुंचा दिया है कि आप एक पीछे से फोटोग्राफर को कह करके और वीडियोग्राफी करा करके आप अपना कार्यक्रम दे रहे हैं। आपका उद्देश्य है हाई एंड फाई होना, रुपया कमाना, लोगों के साथ जुड़ करके रुपए से रुपया बनाना। और मेरा काम सिर्फ ये है कि मैं अपने उन पीड़ित भाइयों को के लिए बैठा हूं इस बंद कमरे में, जिसको आप बंद कमरा कह रहे हैं। ये बंद कमरा नहीं है, ये एक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की तपस्या है। इसको आपके समझ में नहीं आएगा। आपके पिताजी इस बात को समझ सकते हैं क्योंकि उन्होंने वो दिन देखा है, तब आपने वो दिन नहीं देखा था। आज आपको पिताजी की बनी बनाई कमरे की मेज और कुर्सी और उनका झाड़ फनूस मिल गया है, उनके द्वारा आपको आगे बढ़ा दिया गया है, तो आज आप अपने आप को सुपर शो कर रहे हैं। लेकिन उन दिनों, आज से जरा 30 साल पीछे लौटिए, 30 साल पीछे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इतिहास पर जाइए। मैं एक बार फिर यही कह रहा हूं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में ऐसे बहुत से अजूबे कारनामे हैं जिन पर अभी शोध किया जा सकता है, कारनामा किया जा सकता है। सिर्फ एक दवा को लेकर के, एक विषय को लेकर के, एक विषय पर अपनी परिभाषा को बना करके, अपनी डिजीज को बना करके, अपनी नई डिफिनीशन को बना करके इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में सबको गलत साबित कर देना, आईडीसी कमेटी को गलत साबित कर देना, गवर्नमेंट के नियमों को गलत साबित कर देना, 29 लोग जो वहां आईडीसी कमेटी में अपनी अपनी बात कहने गए थे उनको गलत साबित कर देना, और सिर्फ ये कहना कि मैं विज्ञान के आधार पे, वैज्ञानिक आधार पे इसको साबित कर रहा हूं और फला देश के वैज्ञानिक ने, फला देश के वैज्ञानिक ने इसको सराहा है। तो सराहने की बात अच्छी बात है, क्योंकि आप उन वैज्ञानिकों से फेस टू फेस हो गए हैं तो आपको सराहा है। आपने अपने ग्रेगनाल फोर्ड की करामात को उनको दिखाया तो सराहा है। मैं उन वैज्ञानिकों को हीमोफीलिया का करामात दिखाऊं और फिर मैं बताऊं कि हीमोफीलिया में ये दवाएं क्यों काम करती हैं। मैं तो आपसे इतना ही जानना चाहता हूं, मैंने ये नहीं कहा कि आप दवा में क्या कंपाउंड मिला रहे हैं।
आप उसमें सिर्फ हमको इतना एक्सप्लेनेशन करिए कि अगर आपने उसमें 5 दवाएं 4 दवाएं मिलाई हैं तो वो दवाएं उन अंगों पे जाके किस तरह कार्य कर रही हैं। आप लाइफ साइंस की बात करते हैं ना, आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में लाइफ साइंस की बात करते हो और आप ये कहते हैं कि जो लोग नहीं पढ़े थे वो आए क्यों। वो मैंने आपको बार बार बताया कि वो मजबूरी में आए थे और मजबूरी में लाए गए थे। और ये जो पीछे की बैच खड़ी है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की, आज से 40 साल 50 साल पीछे वाली, जिनको आपने कहा है कि मुझे 40 साल 50 साल वालों के अनुभव की जरूरत नहीं है, मुझे उनकी जरूरत है जो परिणाम देते हैं। परिणाम तो वही दिए हैं ना, तो आज आप खड़े हो। अगर वो परिणाम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का नहीं दिए होते तो आज आप यहाँ खड़े कैसे होते, आप वीडियोग्राफी में अपनी फोटो फोकस कैसे कर रहे होते, आप कैसे उपेक्षा कर रहे होते 50 साल के पीछे वालों की, जो 50 साल से इसमें काम करके तब आज इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को यहाँ तक खड़ा कर पाए हैं। जब उन्होंने उसकी नींव बना दिया, छत बना दिया और उस पर झाड़ फनूस उन्होंने लगा दिया, तो आपने केवल पार्टीशन करके उसमें कमरे, डाइनिंग हॉल और किचन, बाथरूम, लैट्रिन बनाया है ना। नींव तो आपने नहीं बनाई, आपने पिलर नहीं बनाया, आपने छत नहीं लगाया, आप उसके अंदर केवल डिस्टेम्पर लगाने आए हैं मेरे भाई। तो डिस्टेम्पर तो लगाने वाले अब तो आगे बहुत से लोग आएंगे, तरह तरह के आएंगे, तमाम तरह की कलर आएंगे, उन कलर में अलग 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 वेरिफिकेशन आएगा, कंप्यूटराइज डिस्टेम्पर आएगा, कंप्यूटर से भी रोग निकल के आएंगे, कंप्यूटर से भी दवाएं निकल के आएंगी। अभी समय तो आने दीजिए। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में भी ऐसे लोग आ गए हैं जो कंप्यूटर बैठ करके दवाओं को निकालेंगे, जैसे होम्योपैथी में आजकल कंप्यूटराइज मिक्सअप चल रहा है। मुझे सिर्फ पीड़ा इस बात की हुई, मैं आपकी कोई कमेंट नहीं करता, मैं आपकी कोई आलोचना नहीं करता, मैं आपका वीडियो देखता भी नहीं, लेकिन चूंकि आपके वीडियो को स्पेशलिटी मुझे भेजा गया देखने के लिए, तो मैंने उसको देखा और उसकी कमियों को मैंने आपको बताया। जितने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के जानकार हैं पुराने, वो सोचक रहे हैं, अनुवादक रहे हैं, फिलोसफर रहे हैं, और उन्होंने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में चाहे 2 घंटे का समय दिया है, चाहे 40 साल का समय दिया है, उन्होंने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के लिए अपना त्याग किया है, उसका हमको ऋणी होना पड़ेगा। और अगर आप जैसे 2-4 लोग आ जाएं जो सिर्फ जीन्स की पैंट पहन करके और सूट टाई पहन करके और बड़े बड़े पर्दों के बीच में और प्रोजेक्टर के सामने और प्रायोजित कार्यक्रम करके फोकस करके और माइक लगा करके इंटरव्यू दे दें तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक कल्याण हो गया। मैंने तो आपसे कल ही कहा था, आज फिर कह रहा हूं कि आप सरकार के इतने करीब हैं, सारे CDRI के इतने करीब हैं, सारे विदेशी वैज्ञानिकों के इतने करीब हैं, तो फिर आपने कोविड-19 पर क्यों नहीं कुछ किया। आपको करना चाहिए था ना इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में। आपको सरकार को बताना चाहिए सर हम तो सबसे पहले आएंगे कोविड-19 में। आपको तो एक बहुत अच्छा मौका मिला था, आपने ये मौका क्यों खो दिया अपने हाथ से। हम लोग तो इम्यूनिटी पावर बढ़ाने की बात सरकार से कर रहे हैं, अपने स्थानीय CMO से कह रहे हैं कि हमको भी लाया जाए, हम अपने स्थानीय सरकार से कह रहे हैं कि हमको भी काम करने दिया जाए, हम अपनी एप्लीकेशनें दे रहे हैं सरकार को, उसके प्रमाण हैं, लिखित प्रमाण है, लेकिन आपने ये गोल्डन चांस क्यों खो दिया। आपने क्यों नहीं कहा कि मैं कोविड-19 के पर शोध करना चाहता हूं सर। इसमें भी तो यही बात है, म्यूकस मेम्ब्रेन से ये ट्रैकियल चैम्बर जो है चोक हो रहा है, इसके बाद आपका लंग्स चोक हो रहा है, तो आपने इस पर शोध क्यों नहीं किया। इस पर भी आपको करना चाहिए था। केवल एक ही जगह पे आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को सिर्फ एक रोग पर, एक दवा पर मान्यता दिलाने की बात करते हैं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में बाकी जो 32 दवाएं या जो 5 इलेक्ट्रिसिटीज इतने दिनों से चलती आ रही है और इतने प्रैक्टिशनर्स इतने इतने रोगों को ठीक कर रहे हैं, क्या वो चैलेंजिंग नहीं है। क्या उनके किए गए कार्यों की तुलना आपको समझ में नहीं आ रही है। सिर्फ आपको ये समझ में आ रही है कि आपका कैंसर इंस्टीट्यूट कौन ओपन कर दे, कौन आपसे एफिलिएशन ले ले। सरकार ने आपको एक पन्ना दे रखा है, ऐसे पन्ने देसाई मंत्री के समय, कांग्रेस के समय भी दिया गया था। NL सिन्हा को भी नेहरू जी ने एक पत्र दिया था, वो सारे पत्र रखे हैं। दीपक सिन्हा से आप बात करिए, आपसे पहले केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किसी अच्छे चिकित्सक को, डॉक्टर NL सिन्हा जी को एक पत्र दिया था। युद्धवीर सिंह के समय का आप पत्र देख लीजिए। बहुत से हर मंत्रालय, हर सरकार ने अपने अपने जुगाड़ से, अपने अपने साथ से आप काम करते हैं। मैं खुद एक अच्छा भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूं, लेकिन मैं ये नहीं अपेक्षा करता कि मेरी सरकार है केंद्र में और मेरे उत्तर प्रदेश में तो मैं बहुत जल्दी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को मान्यता दिला दूंगा। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मान्यता जिस क्रम में चल रही है, जब तक एक मत पर आप नहीं होंगे, एक विभिन्न मत को बनाएंगे नहीं, तब तक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मान्यता नहीं मिलेगी। और जो बातें आप ये कह रहे हो कि प्रधानमंत्री से मिलना आसान है लेकिन वैज्ञानिकों से मिलना आसान नहीं है, तो आपने एक शब्द उसमें कहा कि मैं ये बताना चाहता हूं कि मेरी पहुंच कितनी है। आपकी पहुंच बहुत अच्छी होगी, बहुत सुंदर आपकी पहुंच है। कभी आपने देखा है कि आपको पहुंच तो बहुत हुई लेकिन सरकार से अप्रिसिएशन आपको नहीं मिला। आप उस अनिल श्रीवास्तव से बात कर रहे हैं जिसको उत्तर प्रदेश के राज्य के विशिष्ट IAS अधिकारियों की कमेटी ने इंटरव्यू लेकर के मुझको राज्य पुरस्कार के लिए चुना। ये मेरी सुपरिटी है। सिर्फ आप ये कह रहे हैं आपकी पहुंच अधिक है।
पहुंच उसी की होती है जो काम करता है। राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने अगर मुझे पुरस्कार के लिए चुना तो बिना मेरे कार्यों को देखने के लिए नहीं चुना उसने। हवा में तीर मार करके मुझे किसी प्रेरित या किसी दबाव में या प्रेशर में मुझे राज्य पुरस्कार के लिए नहीं चुना है। ये तो अपने अपने कर्म की बात है। अभी आपने कहा अगर कर्म खराब हो गए तो इतने खराब दिन आएंगे, प्रकृति उनको सजा देगी। प्रकृति तो सजा सबको देती है भाई। आपके अच्छे कर्म आपके लिए हैं, आपके बुरे कर्म आपके लिए हैं। अच्छा कर्म करेंगे उसका लाभ आप पाएंगे, बुरा कर्म करेंगे उसका लाभ आप पाएंगे। उसके लिए समाज दोषी नहीं है, उसके लिए हम आप दोषी नहीं है। ये बातें आपको एक वेबिनार आरंभ करने के पूर्व अपने ओपनिंग क्लास में एक तरीके से आप तो वेबिनार केवल अनिल श्रीवास्तव के जेलसी में कर रहे हैं कि मैंने ये क्लास क्यों आरंभ किया, क्योंकि आपने ही सबसे पहले दिन मेरे पहले क्लास के बाद आपने मुझको लिखा था कि आप सोच समझ कर बोलें। यानी आपको अगर खतरा है तो ये खतरा है कि अनिल श्रीवास्तव इलेक्ट्रोहोपैथी की वास्तविकता को लोगों को बताना शुरू करेंगे तो आपकी स्पेशलिटी डाउन होना शुरू हो जाएगी। भाई अगर आप मेरे क्लास से चिढ़े तो आप मेरे क्लास को मत देखिए, आप अपने साथियों से कहिए कि मेरे क्लास को आप तक न भेजें। जैसे आपके वीडियो को मेरे पास क्यों भेजा गया, मुझे बताने के लिए ना कि आपने क्या किया, तो मैंने आपके वीडियो का रिकॉग्निशन निकाल लिया। लैक ऑफ एनर्जी पे आप डिजीज बता रहे हैं, लैक ऑफ एनर्जी की बात आप कर रहे हो। बायोलॉजी में लैक ऑफ एनर्जी कुछ नहीं है। लैक ऑफ एनर्जी से डिजीज या रोग नहीं होता, ये किसी विज्ञान ने नहीं बताया, ये केवल आप बता रहे हो। लैक ऑफ एनर्जी पे रोग होता है ये केवल आप साबित कर रहे हो। ना ये एलोपैथी ने बताया, ना ये होम्योपैथी ने बताया, ना ये आयुर्वेद ने बताया, ना ये और ना ही इलेक्ट्रोहोपैथी ने बताया। रोग के जो सिम्टम्स आते हैं, शरीर में लक्षण उत्पन्न होते हैं, लक्षणों से रोग की परिभाषा बनती है। लैक ऑफ एनर्जी से रोग होता है तो लैक ऑफ एनर्जी को तो हम फूड सप्लीमेंट से भी दे सकते हैं। लैक ऑफ एनर्जी होती है बॉडी में तो आपके पास तो तमाम साइड के तरीके कैप्सूल आपने एलोपैथी ने दे रखे हैं, होम्योपैथी ने दे रखे हैं, तमाम तरह के सिरप आ चुके हैं, तमाम तरह के जो है आपके क्या कहते हैं उसको टॉनिक सब जिसको आप इस्तेमाल करते हो वो आ चुके हैं। तो लैक ऑफ एनर्जी के रोग को ठीक करने के लिए इतनी बहस क्यों? अगर लैक ऑफ एनर्जी ही रोग है तो फिर बहुत आसान है, फिर इलेक्ट्रोहोपैथी में केवल S1 और RE उठाइए और लैक ऑफ एनर्जी को दूर करिए। अब इसकी व्याख्या आप नहीं कर पाओगे, इसलिए कि चूंकि आपने सिर्फ अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू को, चूंकि आप MBA करके आए हैं ना, आपने MBA किया है तो आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को इलेक्ट्रोहोपैथी में साबित करना चाहते हैं। हम लोगों ने MBA नहीं किया, हम लोगों ने पढ़ा, देखा, समझा, सोचा और मरीजों के साथ अपना समय बिताया। रोगियों की रोग से हमने अपने आप को लड़ा और लड़ने के बाद आज इस स्थिति में पहुंचे कि हम लोगों के बीच आ रहे हैं। पूरे देश में अप्रिशिएट किया जा रहा है, पूरा देश इस वीडियो को हमारे लाइक कर रहे, लोग सवाल पे सवाल कर रहे हैं, मैं सवालों का जवाब दे रहा हूं। जरा आप भी उन सवालों का जवाब दीजिए ना। आप बताइए कि डोजोलॉजी क्या है, टेम्परामेंट क्या है, आप बताइए निगेटिव और पॉजिटिव क्या है। आप बताइए ना कि लैक ऑफ एनर्जी में पॉजिटिव और निगेटिव पे दवाओं को लड़ने के बाद आप दवाओं का डोज क्या तय करेंगे। आप बताएं ना कि दवाएं आप कैसे बनाते हो, उसका परसेंटेज आप कैसे निकालते हो, क्यों नहीं आप बता रहे हो? आप अपने दवाओं को कंपाउंड मत बताइए, लेकिन आप ये बताओ ना कि इलेक्ट्रोहोपैथी में दवाएं कैसे बनाई जाती हैं, आप कहाँ से बनाते हो, कैसे बनाते हो, उसका प्रोसेस क्या है। ये जो 29 लोग IDC कमेटी में गए थे या जितने लोग दवा इलेक्ट्रोहोपैथिक बना रहे हैं, क्या इनकी कंपनियों को बंद करा दिया जाए? क्या ये दवा नहीं बना रहे हैं? और ये बना रहे हैं तो इनके फार्मूले क्या गलत हैं, यही आप कहना चाहते हैं? तो मैं तो कुछ और कहने जा रहा था, लेकिन आज आपने मेरा विषय मोड़ दिया। इस नाते मुझे इस बात की बहुत कमी महसूस हो रही है कि अगर आप जैसे 2-4 इलेक्ट्रोहोपैथ सिर्फ अपनी बात को आगे रखने के लिए हमारे देश के लाखों लोगों की सोच को बदलने का प्रयास करेंगे तो इलेक्ट्रोहोपैथी प्रगति नहीं कर पाएगी। हम किसी एक रोग पर इलेक्ट्रोहोपैथी के नाम को स्थापित नहीं कर सकते। क्या होम्योपैथी की मान्यता किसी एक रोग के लिए सरकार ने दी है? क्या एलोपैथी की मान्यता सरकार ने एक रोग पर आधारित दी है? उसके अलावा और कोई दुनिया में रोग नहीं, उसको हम ठीक नहीं करेंगे? क्या आयुर्वेद ने सिर्फ एक ही रोग को पकड़ा है? और अगर ऐसा नहीं है तो सिर्फ आप एक रोग, कैंसर का दर्द, कैंसर का दर्द, कैंसर का दर्द, आप इसे क्यों चिल्ला रहे हो? आप एड्स पे क्यों नहीं गए? आप हीमोफीलिया क्यों नहीं गए? आप मेनिंजाइटिस पे क्यों नहीं गए? आप ब्रेस्ट कैंसर पे क्यों नहीं गए? बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिस पर आपको शोध करना चाहिए था। आप एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपकी वो दवा बिकती रहे, उस दवा का हाई फाई रेट आप बनाए रहें, उसको आप, और आप उन्हीं लोगों को पकड़ते हैं जो आपके कैटेगरी में फंसने वाले हों। आपने जहाँ जहाँ इंस्टीट्यूट खोले हैं, किसी एक साधारण व्यक्ति को आपने मोटिवेट क्यों नहीं किया कि सब खोल दें? और जिनको आप बताना चाहते हो वो वही समझना चाहते हैं।
मैं तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी बता रहा हूँ, आप लैक ऑफ डिजीज बता रहे हैं। आप ये बता रहे हैं कि आपका पावर कितना है कि आप CDRI तक पहुंच गए आप। भाई बधाई हो आपको, आपका सोर्स अच्छा है, आपकी इनकम अच्छी है, आपके पास हाई फाई सोर्सेज इतने हैं कि आप उन लोगों के बीच पहुंच गए। और मेरी सोर्स इतनी थी कि मैं अपने प्रदेश में ही जाना जाता हूं, मेरी प्रदेश सरकार ही मुझे सम्मानित करती है। आप तो केंद्रीय मंत्री के साथ घूम रहे हो, लेकिन केंद्रीय मंत्री ने आपको कभी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अच्छे कार्य के लिए नवाजा भी नहीं, एक माला भी नहीं पहना करके आपको एक सर्टिफिकेट दिया होगा। और मुझे तो राज्य सरकार ने पुरस्कार के साथ साथ रुपया भी दिया है, एक चेक भी दिया है राज्यपाल महोदया ने। ये आपको पता है कि नहीं पता? नहीं पता हो तो मैं बता दे रहा हूं कि मुझे उस मूर्ति के साथ एक लंबा सा सर्टिफिकेट और एक चेक भी दिया गया है, और उसके साथ अनेक आजीवन सुविधाएं भी दी गई हैं। अपनी अपनी सोर्स, अपनी अपनी पहुंच की बात है, अपने अपने ज्ञान के प्रसार की बात है, अपने अपने ज्ञान को बताने की बात है। सिर्फ ये बता देना कि मेरी बहुत पहुंच है, मैं अपनी पहुंच बता रहा हूं, और ये कह देना कि बंद कमरे में क्लास क्यों ले रहे हैं। लॉकडाउन में मैं क्या आकर के किसी हाल में क्लास लूंगा क्या? गवर्नमेंट का, होम मिनिस्ट्री का, हेल्थ मिनिस्ट्री का ये आदेश है आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। मैं घर से बैठ करके अपना समय बर्बाद कर रहा हूं, अपने नेट का पैसा बर्बाद कर रहा हूं, अपने साथियों को पढ़ा रहा हूं, तो क्या मैं ये बहुत गिरा हुआ काम कर रहा हूं? यानी मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में सबसे गया गुजरा आदमी हूं? वाह भाई, क्या कॉन्सेप्ट है आपकी, क्या आपकी सोच है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। अब इससे ज़्यादा मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं आपको और बधाई दे सकूं। ईश्वर करे कि आप प्रगति पर जाएं, और आप केवल मेरी जेलसी में अगर क्लास चलाना चाह रहे हैं तो उस क्लास की शुभकामनाएं सबसे पहले मैं दे रहा हूं। अगर आप एक क्लास को समझ करके, देश के 50 लोग, 100 लोग अगर आपके कॉन्सेप्ट को समझ करके आपकी जय जयकार करते हैं तो मैं आपको एडवांस में बधाई देता हूँ। मेरी जय जयकार की होनी कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि आपके नज़रों में तो मैं बिल्कुल बेकार हूँ। मैं बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, केवल मैं बायोलॉजी ही बता रहा हूँ। आपको सिर्फ बायोलॉजी ही लग रहा होगा, तो बायोलॉजी तो आप भी नहीं पढ़े हो। मुझे नहीं पता कि आप बायोलॉजी कितना पढ़े हो, तो आप बताओ अब आकर के कि आप बायोलॉजी कितना पढ़े हो, या अपने पीछे वालों से पूछ लो कि वो बायोलॉजी कितना पढ़े हैं। बात बायोलॉजी पर अगर आकर के और लाइफ साइंसेस पे आके रुकी है, तो लाइफ साइंस को आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं क्या? लाइफ साइंस में कौन कौन से टॉपिक होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट का उसमें समावेश किया गया, क्या आपको पता है? बायोकेमिस्ट्री आप जानते हैं क्या होती है? आप यूजेनिक्स जानते हैं क्या होती है? आप जेनेटिक्स जानते हैं क्या होता है? आप एनिमल फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में आप गहन अध्ययन किए हैं, आप जानते हैं क्या होता है ह्यूमन फिजियोलॉजी? एक एक पार्ट की फिजियोलॉजी आप जानते हैं, उसके ऑर्गन के एक्शन कैसे होते हैं। अपनी बात को साबित करना ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्रिटिसाइज के रूप में किसी, ये पैथी के प्रतिष्ठा का प्रश्न है कि मैं अपना क्लास दे रहा हूं, आज 26वां क्लास ले रहा हूं। 25 साल 30 साल से मैंने क्लास नहीं लिया, और 25 साल 30 साल से लोग सिर्फ हवा में बातें करते थे। आज जब मैं लोगों को बताना शुरू कर रहा हूं तो आपको बुरा लग रहा है, और आपको बुरा इसलिए भी लग रहा है कि चूंकि ये कहानी जो मैं बता रहा हूं ये पटना से ही निकल के आई है, उसी राज्य से निकल के आई है जहां पर आप हो, तो अब वहां के लोगों की स्पेशलिटी शो हो जाए, ये भी आपको नहीं अच्छा लग रहा है। और दूसरी चीज और बता दूं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो आज नहीं कल, मेरी तो उम्र 57 साल की हो गई, मैं 4 साल 5 साल में मर जाऊं या जी जाऊं या कल रात में मर जाऊं, मरने की कोई उम्र तो होती नहीं किसी की। लेकिन जो मैं बता जा रहा हूं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में, ये आज नहीं कल आपको भी मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, क्योंकि ये सत्य है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवाएं एंजाइम्स ही हैं, और ये सत्य है कि आर्गन वाइज ही काम करती हैं। ये सत्य है कि लिम्फ और ब्लड में होने वाले रोग के दोष को ही रोग कहते हैं। ये भी सत्य है कि इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट पानी के आयन के साथ जब मूव के इलेक्ट्रॉन तक पहुंचते हैं तभी ये दवाएं एज एंजाइम्स वहां पहुंच करके अपने काम को मोटिवेट करती हैं। ये सारी बातें उतनी ही सत्य हैं। इसका परीक्षण आप करा लो, आप केवल एक ही परीक्षण करा लो। मैं तो 25 साल से चिल्ला रहा हूं, सपोर्ट ही दिया आज। और अगर सरकार को आपकी बातें इतनी अच्छी लगी थी, आप इतने वैज्ञानिकों के संपर्क में थे, तो फिर मान्यता में इतनी देरी क्यों करा रहे हो मेरे भाई? अब तक तो आपको लिखित लेनी है, कोई प्रोविजनल मान्यता आपको मिल जानी चाहिए थी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के लिए, और उस प्रोविजनल मान्यता पर हम आपको खुश रहते, करते रहते। मेरा तो आज भी आपसे अनुरोध है कि एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट आप ले लो सरकार से कि हाँ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी हमने प्रोविजनल मान्यता दे दी और इस पर कार्य शुरू कर दिया जाए। होम्योपैथी में जो लोग आए थे क्या वो पहले बायोलॉजी जानकार थे क्या? होम्योपैथी में भी पहले ऐसे ही लोग पढ़े थे, पहले वो भी फिलोसफर ही थे। बाद में सरकार ने जब अपने अंडर लिया तो उन्होंने एक मानक तय किया। इसी तरह इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के किसी भी चिकित्सक की ये उपेक्षा कर देना कि ये कुछ नहीं जानता है, ये गलत बात है।
साथियों, क्षमा चाहता हूं कि आज का क्लास मेरा कुछ विषय से अलग हट गया। चूंकि ये वीडियो मुझे स्पेशली भेजा गया था मुझे सुनाने के लिए, तो मुझे उसका जवाब देना पड़ गया। अब मैं कोशिश करूंगा कि एक बार फ्रेश मूड से रात में 9 बजे के आसपास आपसे कुछ औषधियों पर चर्चा करूं और कुछ आगे का क्रम बढ़ाऊं। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार।